नमस्कार और द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। हम लेखक संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डीबंक्ड की गहराइयों में उतर रहे हैं। अक्सर जब दोस्तों में निवेश की बात होती है तो कोई बड़े गर्व से बताता है, मेरे पास तो 10 म्यूचुअल फंड्स की SIP चल रही हैं और मैं कुछ शेयर भी सीधे खरीदता हूँ। सुनने में लगता है कि ये व्यक्ति बहुत समझदार और डाइवर्सिफाइड निवेशक है। लेकिन आज हम इसी धारणा की परतें उधेड़ेंगे और समझेंगे कि ये सच में विविधीकरण है या फिर एक बड़ा धोखा। ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी। ये एक बहुत ही आम नजरिया है जिसे निवेशक अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। आज हम इसी चैप्टर 7 वित्तीय उत्पादों और सेवाओं पर निरक्षरता की मिथ 62 पर बात करेंगे, जो इसी सोच से जुड़ा है, एक ही जैसे संपत्ति वर्गों में बहुत ज्यादा निवेश कर देना शख्स से जुआरी बना देती है। आज की बातचीत भी उसी मानसिकता से जुड़ी लगती है। ज्यादा एक्शन मतलब ज्यादा सुरक्षा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। निवेश की दुनिया का सबसे पहला नियम जो सब सिखाते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसी को हम एसेट एलोकेशन या संपत्ति आवंटन कहते हैं। ये असल में होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आपका निवेश पोर्टफोलियो एक टीम की तरह है। आप अपनी टीम में सिर्फ बल्लेबाज नहीं रखेंगे, आपको गेंदबाज, फील्डर और विकेट कीपर भी चाहिए। सही बात है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग खिलाड़ियों में बांटना। जैसे कुछ पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में, जो आपके तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, कुछ सोने में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ फिक्स्ड इनकम जैसे बॉन्ड्स में, जो आपके भरोसेमंद डिफेंडर हैं। तो मतलब ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। जैसे हम गाड़ी में एक स्टेपनी रखते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास एक स्टेपनी का काम करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। पर यह सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं है, ये प्रदर्शन को बेहतर करने का एक तरीका भी है, क्योंकि हर एसेट क्लास का इंजन अलग अलग ईंधन पर चलता है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो तो इक्विटी का इंजन रफ्तार पकड़ता है। अच्छा। लेकिन जब अनिश्चितता का माहौल हो, लोग डरे हुए हों, तब सोने का इंजन चालू हो जाता है, क्योंकि लोग उसे सुरक्षित मानते हैं। और जब महंगाई बढ़ रही हो? बिल्कुल सही सवाल। जब महंगाई बढ़ती है तो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न असल में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि महंगाई आपके मुनाफे को खा जाती है। लेकिन उस माहौल में इक्विटी या रियल एस्टेट शायद महंगाई को मात दे दें। यही है सच्चा विविधीकरण। अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों के लिए आपके पास अलग अलग समाधान मौजूद हों। ठीक है, अब बात साफ हुई। तो फिर वो दोस्त जो 10 म्यूचुअल फंड्स और कुछ डायरेक्ट शेयर्स लेकर बैठा है, वो कहाँ गलती कर रहा है? उसने तो अपनी टीम में 10-12 खिलाड़ी रखे हुए हैं। यहीं पर वो मिथक जन्म लेता है जिसकी बात लेखक करते हैं। उस दोस्त ने 10-12 खिलाड़ी तो रखे हैं, लेकिन वो सारे के सारे ओपनिंग बल्लेबाज हैं। हाँ, अच्छा। उसे लगता है कि एक ही जैसी कई योजनाओं या संपत्तियों में निवेश करने से उसका जोखिम कम हो जाएगा और मुनाफा बढ़ेगा। मतलब विविधीकरण का मतलब अलग-अलग टोकरियां खरीदना है, एक ही टोकरी में अलग-अलग डिजाइन के सेब रखना नहीं। एग्जैक्टली। निवेशक अक्सर सोचते हैं कि वो 10 फंड खरीदकर जोखिम फैला रहे हैं, जबकि असल में वो एक ही जोखिम को 10 अलग-अलग तरीकों से खरीद रहे हैं और अपना काम बढ़ा रहे हैं। ओहो। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये नजरिया असल में हमारे पोर्टफोलियो को एक ही संपत्ति वर्ग यानी इक्विटी में जरूरत से ज्यादा उजागर कर देता है, जिसे हम ओवर एक्सपोजर कहते हैं। तो जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन समझ रहे हैं, वो असल में है ही नहीं, वो तो एक ही जगह पर भीड़ बढ़ाना हो गया। सही कहा आपने। इससे विविधीकरण होने के बजाय एक जैसी संपत्तियों की भरमार के कारण जोखिम घटने की जगह बढ़ जाता है। इसी को हम अतिरेकता या ज्यादा आसान भाषा में पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैप। हाँ, मान लीजिए आपने 4 अलग अलग लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में निवेश किया है। बहुत संभावना है कि उन चारों फंड्स के पोर्टफोलियो में एक ही जैसे बड़े शेयर होंगे, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस। अरे, मतलब मैंने 4 अलग-अलग दुकानों से सामान खरीदा, ये सोचकर कि मेरे पास वैरायटी होगी, पर घर आकर देखा तो सबका माल एक ही फैक्ट्री से आया था। ये तो निवेशक के साथ एक तरह का धोखा हो गया, जो उसने अनजाने में खुद से ही किया है। बिल्कुल। तो नाम के लिए तो आपके पास 4 फंड हैं, लेकिन असल में आपका 70-80% पैसा उन्हीं 15-20 बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है। अब अगर बाजार गिरता है और ये बड़ी कंपनियां नीचे आती हैं, तो आपके चारों फंड एक साथ नीचे जाएंगे। विविधता का कोई फायदा ही नहीं मिला। तो आपने सोचा कि आपने 4 अलग-अलग नामें खरीदी हैं,
लेकिन असल में आपने एक ही नाव में 4 अलग-अलग केबिन खरीद लिए हैं। अगर नाव डूबी तो सारे केबिन साथ में डूबेंगे। ये नाव वाला उदाहरण एकदम सटीक है। आपका जोखिम कम नहीं हुआ, बल्कि एक ही जगह पर केंद्रित हो गया। आपने असल में सुरक्षा का एक भ्रम पाल लिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। पर लोग ऐसी गलती करते क्यों हैं? अब जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीधी-सादी गलती लग रही है। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक है एक्शन बायस। हमें लगता है कि कुछ करते रहने से, नए नए फंड खरीदते रहने से हम अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई नया फंड लॉन्च हुआ या किसी दोस्त ने किसी फंड की तारीफ कर दी तो हमें लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं। हम बिना सोचे समझे उसमें भी निवेश कर देते हैं। 2021 में उनका पोर्टफोलियो रॉकेट बना हुआ था। वो हर पार्टी में अपने रिटर्न्स की ही बात करते थे। लेकिन जैसे ही 2022 में टेक स्टॉक्स की पिटाई शुरू हुई, हाँ, वो दौर तो मुश्किल था। उनका पूरा पोर्टफोलियो 30-35% नीचे चला गया। तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने विविधीकरण नहीं बल्कि एक ही थीम पर बहुत बड़ा दांव लगा दिया था। शर्मा जी की कहानी हजारों निवेशकों की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा विविधीकरण थीम या सेक्टर के अंदर नहीं, बल्कि अलग अलग एसेट क्लास के बीच होता है। ये नाव वाला और शर्मा जी का उदाहरण तो आंखें खोलने वाला है। अगर किसी को एहसास होता है कि वो एक ही नाव के अलग अलग कैबिन में बैठा है, तो वो उस नाव से निकलकर अलग अलग नाव में कैसे सवार हो सकता है? पहला कदम क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार सबसे सीधा और सुरक्षित रास्ता है पेशेवर मदद लेना। किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से अपने निवेश की समीक्षा करवाएं। वो एक डॉक्टर की तरह आपके पोर्टफोलियो का एक्सरे करके बता सकता है कि कहाँ-कहाँ ओवरलैप है, कहाँ फैट जमा हो गया है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। और अगर कोई ये खुद करना चाहे तो हर कोई सलाहकार के पास नहीं जा पाता। दूसरा समाधान है खुद एक सही रणनीति बनाना और उसकी नियमित समीक्षा करना। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि आपका निवेश एक प्रभावी विविधीकरण रणनीति के तहत हो, यानी इक्विटी के साथ साथ सोना, डेट फंड, रियल एस्टेट या अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी जैसे विकल्पों को भी शामिल करें। ओके। और सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं है। साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो की सेहत जरूर जांचें। ठीक है, इसे और व्यावहारिक बनाते हैं। लेखक ने कुछ सवाल सुझाए हैं जो एक निवेशक खुद से पूछ सकता है। वो क्या है? वो इसे जांचेगा कैसे? क्या इसका मतलब है कि उन्हें हर फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की लिस्ट निकालकर आपस में मिलानी होंगी? ये तो बहुत ज्यादा काम है। हाँ, ये मेहनत का काम है और इसीलिए पेशेवर मदद की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो कई ऑनलाइन पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल्स मुफ्त में उपलब्ध हैं। अच्छा। हाँ, आपको बस अपने सारे फंड्स के नाम डालने होते हैं और वो टूल आपको बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रतिशत ओवरलैप है। कई बार नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। पता चलता है कि आपका 70% पैसा तो असल में सिर्फ 15-20 शेयरों में ही लगा है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, मेरी संपत्ति शुद्ध इक्विटी है, हाइब्रिड है या दोनों का मिश्रण है? इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपका जोखिम कितना ज्यादा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पोर्टफोलियो में कितनी संपत्तियां एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, जिसका जवाब आपको उन ऑनलाइन टूल से मिल जाएगा। ये समझने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? फिर आपको पूछना होगा, मैं इस ओवरलैप को कैसे कम कर सकता हूं और मैं अपने पोर्टफोलियो से असल में क्या उम्मीद कर रहा हूं। और एक सवाल जो भविष्य के लिए है, क्या बाजार में मुश्किल समय आने पर ये समानताएं मेरे पूरे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी? इस सवाल का जवाब आपको शर्मा जी के उदाहरण से मिल ही गया है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल शायद ये होना चाहिए कि भविष्य में इस गलती से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, आखिरी सवाल यही है, भविष्य में इस तरह की समानताओं से बचने के लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए? ये सवाल आपको एक अनुशासन सिखाता है। अगली बार जब आप कोई नया फंड खरीदने जाएंगे तो आप सिर्फ उसके नाम या पिछले रिटर्न को देखकर नहीं, बल्कि ये देख के फैसला लेंगे कि क्या वो आपके मौजूदा पोर्टफोलियो में कोई नई वैल्यू जोड़ रहा है या सिर्फ भीड़ बढ़ा रहा है। ये सवाल वाकई एक निवेशक को सिर्फ फॉलोअर बनने से रोककर अपने पोर्टफोलियो का ड्राइवर बनाते हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आप एक सूचित और समझदार निवेशक बनते हैं। और यही वित्तीय साक्षरता का असली मतलब है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि विविधीकरण का मतलब निवेशों की गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी किस्मों को बढ़ाना है। ये अलग अलग नावें खरीदने जैसा है, एक ही नाव के केबिन को अलग अलग रंगों से सजाने जैसा नहीं। इक्विटी, MF, SIP और डायरेक्ट इक्विटी दोनों में निवेश करना विविधता नहीं,
बल्कि एक ही जगह यानी इक्विटी बाजार में अपने जोखिम को और ज्यादा केंद्रित करना है। एकदम सही निष्कर्ष। असली सुरक्षा अलग-अलग तरह के एसेट क्लास में संतुलन बनाने से आती है, एक ही तरह के एसेट को इकट्ठा करने से नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से उन्हें अपने पोर्टफोलियो को एक नई नज़र से देखने में मदद मिलेगी। अब अगले एपिसोड में हम चैप्टर 7 के एक और दिलचस्प मिथक पर बात करेंगे, जो शिकायत निवारण प्रणाली यानी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम से जुड़ा है। हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी विषय है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर किसी बैंक, बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड से कोई समस्या हो जाए, तो शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनेगा। जी हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा मिथ 63। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, समाधान आसानी से नहीं मिलता। क्या ये सच है? क्या वित्तीय उत्पादों से जुड़ी शिकायतें करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अगली चर्चा जरूर सुनिए। ज़रूर। वित्तीय साक्षरता की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और मिथकों को समझने के लिए द मिडिल क्लास मिस्टेक सुनते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।